सीटेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी 2024 पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेपर फर्स्ट आपका है और ये बुकलेट जो है वो आई सेट है। ठीक है, आप जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा विद आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उन्हें अच्छे से इन सभी दिशा निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 5 भागों में बटा होता है, जिसमें से पहला जो भाग है वह सीडीपी का भाग होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है। दूसरा जो भाग होगा वो होगा आपका गणित का, प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक। तीसरा भाग पर्यावरण अध्ययन का होता है, अर्थात ईवीएस का होता है। इसमें प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 90 तक के प्रश्न रहते हैं। ठीक उसी तरह से चौथे भाग में भाषा 1 अंग्रेजी या हिंदी इस बुकलेट में होगा। ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अगर आपका भाषा 1 में कोई अन्य लैंग्वेज पेपर है तो उसके लिए आपको अलग से बुकलेट रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न संख्या 91 से 120 तक में आपको उसका आंसर करना होगा, जो भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट में पेपर है। ठीक है, इसी तरह से पांचवा जो भाग होता है वह द्वितीय भाषा का होता है, जिसमें इस बुकलेट के अंदर अंग्रेजी और हिंदी एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 150 तक। तो सपोज दैट अगर आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज फर्स्ट में भाषा 1 में हिंदी, तो आपको 91 से 120 हिंदी बनाना है। और अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सेलेक्ट किया है तब आपको प्रश्न संख्या 121 से 150 तक इंग्लिश का बनाना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और यहाँ पे भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र को हल करने के लिए यहाँ पे भी निर्देश दिए गए हैं। भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 या भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो कृपया आई कोड वाली, देखिए आपको सेम कोड वाला बुकलेट लेना है। ऐसा नहीं कि आपका ये जो मेन बुकलेट मिला ये आई का मिला और आपने भाषा वाला जो है वो जे का ले लिया, के का ले लिया, तो आप वहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। तो सेम कोड वाला आपको लैंग्वेज पेपर लेना है। आई कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट भाषा परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। तो आपके एडमिट कार्ड पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में जिस तरह से भाषा का वर्णन है आपको उसी तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पार्ट फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका सीडीपी सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह कथन जो है, यह कथन किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर समता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म्स दिए गए हैं, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर संबंधता, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब जेंडर की हम बात करते हैं तो जेंडर में आपको एक चीज़ याद रखना है
कि जो हम जेंडर की जब बात करते हैं तो यह एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। सामाजिक संरचना इसको कहा जाता है। जेंडर सामाजिक संरचना है। तो समाज में जो जेंडर की अवधारणा बनी हुई है, तो हमारा जो एनसीईआरटी है, एनसीएफ है, वह जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं मानता है, ठीक है। ऐसी भावनाओं को परित्यक्त करता है जिसमें लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, लड़कों को ऊंचा दिखाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो जेंडर संबद्धता का अर्थ होता है कि जब जेंडर को हम संबद्ध करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। फिर जेंडर समानता की बात अगर होगी तो वहाँ पे लड़का और लड़की को समान महत्व दिया जाएगा। ठीक वही बात जेंडर समता में है, ठीक है। इक्विटी की बात होगी, इक्विटी, इक्वलिटी, और फिर जेंडर रूढ़िवादिता आ जाती है, जिसको इंग्लिश में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ है कि जो रूढ़ी हमारी पारंपरिक सोच जो चली आ रही है, जिसमें हमारा जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है ना, पितृसत्तात्मक समाज हमारा है, और इसमें लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है लड़कियों की अपेक्षा। लेकिन अब हमारे जो शिक्षा नीतियाँ हैं वह जेंडर समानता पे काम कर रही हैं। तो अगर ऐसा कोई कथन है जो जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है तो वह निगेटिव पॉइंट में माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे। तो यह जो कथन है कि तनुज अपने दोस्त से कह रहा है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो जब हम लड़की को लड़के की अपेक्षा कमज़ोर दिखाते हैं तो वह जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरह से कुछ और प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे लड़कियों को कमज़ोर दिखाया जाता है और लड़कों को उनसे ताकतवर दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे जितने भी कथन होते हैं वो सभी के सभी जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण है कि अगर चोट लग जाती है किसी लड़के को तो वह रोने लग जाता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तो वहाँ भी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण वो भी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। अब देखिए अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट आपने लेंस पढ़ा होगा, है ना। तो लेंस में आपने दो तरह के लेंस पढ़े होंगे, एक तो अपसारी लेंस, ठीक है, जिसे अवतल लेंस भी कहते हैं। यह प्रकाश को, आने वाले प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। और दूसरा अभिसारी लेंस जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। यह क्या करता है कि आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है ना। तो दोनों के अपने अपने गुणधर्म हैं। तो यहाँ भी चिंतन में जब हम अपसारी चिंतन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये विचार आता है कि हम अपने विचारों को फैलाते हैं, है ना। अपने विचारों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। किसी एक बिंदु पर नहीं सोचते हैं बल्कि उसके जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है उसके सॉल्यूशन के अनेक हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। विस्तृत अपनी थिंकिंग को क्या करते हैं? व्यापक कर देते हैं। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है यानी कि जो विसारी चिंतन है वह एक बिंदु पे फोकस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। एक सही समाधान, एक सही समाधान का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु पर फोकस होना, जो कि अपसारी चिंतन का स्वभाव नहीं है, ये अभिसारी चिंतन का स्वभाव है। तो ये ऑप्शन तो गया। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है जबकि अभिसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। यहाँ पे गणित या फिर मौखिक क्षमता से इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सभी विषयों पर समान रूप से लागू होता है। मौखिक क्षमता, गणितीय क्षमता, तो ये भी ऑप्शन गया। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, पहले ऑप्शन को टिक करेंगे, यही सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात आ गई है। तो अगर आप समावेशी शिक्षा के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो समावेशी शिक्षा से संबंधित वीडियो
आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए समावेशी शिक्षा और उसके बगल में शिक्षक शिक्षा लिख करके यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए, आ जाएगा हमारा ही वीडियो, जिसमें समावेशी शिक्षा के बारे में डिटेल से सारी बातें बताई गई हैं। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है और वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका है, या फिर हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं वह किस रूप में समावेशी शिक्षा को देख रही हैं। हमारे विद्यालयों में अभी जो समावेशी शिक्षा का चलन है वह किस हद तक प्रभावित कर रहा है शिक्षा पद्धति को, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रधान शिक्षक की तैयारी मैंने करवाई थी, तो प्रधान शिक्षक के क्लासेस में, प्रधान शिक्षक वाले प्लेलिस्ट में भी आपको समावेशी शिक्षा का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे डीएलएड के सेक्शन में भी समावेशी शिक्षा है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में सही कौन सा नहीं है, इसको सेलेक्ट करना है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें, यानी कि किसी को अपने समाज से बहिष्कृत ना करें, किसी को हाशिए पर ना पहुंचाएं। तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही कथन है। हमें चुनना है जो सही नहीं होगा, यानी कि गलत कथन चुनना होगा। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो यह भी एक सही कथन है, तो इसको भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, यह भी सही कथन है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि समावेशी शिक्षा किसी निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन पर विश्वास नहीं करती है। समावेशी शिक्षा में पाठचर्या लचीली होती है और मूल्यांकन भी अपेक्षाकृत लचीला होता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प जो है वह समावेशी शिक्षा के संबंध में सही नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अभिकथन और कारण, ऐसे प्रश्न हाल फिलहाल के सीटेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इसमें जो अभिकथन दिया हुआ है और इसके साथ जो कारण दिया हुआ है, इन दोनों में रिलेशन को आपको ढूंढना है। ठीक है, पहला जो अभिकथन है इसको पढ़ते हैं कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा, इसका जो कारण दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। और आपको याद होगा पियाजे के संबंध में जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि पियाजे के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो आप एक बार पियाजे के बारे में पढ़िए, पियाजे का भी क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद स्विट्जरलैंड के, और इन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञानात्मक अवस्थाओं के चरण को प्रतिपादित किया, जिसमें 4 चरण हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे का एक बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनके द्वारा ये कथन समर्थित किया गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो यह कथन भी सही है और यह अभिकथन को सही तरह से समर्थित भी कर रही है, इसकी व्याख्या कर रही है। तो हमारा पहला जो विकल्प है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए जो है वह आर, ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। ठीक है, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से अभिकथन और कारण वाला ही है, तो इसमें ध्यान से समझेंगे। अभिकथन कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। आपको याद होगा
बच्चे तथा बचपन F1 में इस तरह का आपने थ्योरी पढ़ा होगा कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है वहाँ पे बचपन की भूमिका अलग अलग हो जाती है। इसका कारण क्या दिया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। अब ये जो कथन है यह इसका समर्थन नहीं कर रहा है और बच्चों का विकास सार्वभौमिक भी नहीं होता है क्योंकि अलग अलग परिवेश का प्रभाव पड़ता है। आपने विकास की परिभाषा में देखा होगा कि बच्चों पर आनुवांशिक और पर्यावरणीय, ये दोनों प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, आनुवांशिक प्रभाव भी और पर्यावरणीय प्रभाव भी। तो सभी जगह का पर्यावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण एक जैसा नहीं है ना, और कोई भी व्यक्ति आनुवांशिक रूप से एक जैसा हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पहला जो अभिकथन है ये तो सही है, लेकिन जो कारण है ये गलत है। तो हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला विकल्प कह रहा है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा कह रहा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा विकल्प कह रहा है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, और चौथा विकल्प कह रहा है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ पे आपको हिंदी में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो वहाँ पे आप इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आप जब देखिएगा तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत, आरोपण सिद्धांत, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि असफलता हो या फिर सफलता, दोनों के लिए ही आंतरिक आरोपण जिम्मेवार होता है। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्यूर एज वेल एज सक्सेस, हमारे अंदर जो आंतरिक आरोपण होता है, हमारी जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वही असफलता और सफलता दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या हो सकता है? पहला विकल्प कह रहा है कि छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर देखिए प्रगतिशील शिक्षा में मानकीकृत परीक्षण का स्थान नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वह कहीं भी छात्रों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं मानता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये तो सही कथन लग रहा है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। पाठचर्या जो है वह पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। यह प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा मानता है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? अब यहाँ पर समझेंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न, कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। अब ये आप रिलेट करिए कि तर्क, चिंतन और समस्या समाधान जो है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट से जुड़े हैं? ये हमारे माइंड डेवलपमेंट से जुड़े हैं, और माइंड डेवलपमेंट को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञान से हमारे मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। तो इसलिए हमारा
दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन के लिए क्या जरूरी है? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अब देखिए, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी आप पढ़ेंगे तो इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया। ठीक है, जिसमें आपको ZPD पढ़ना है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग इनका ही थ्योरी है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के संबंध में डिटेल से अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इनके सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो डिटेल से इनके ऊपर अलग से वीडियो लाना होगा, तभी आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बहरहाल यहाँ पे आते हैं कि वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश जो है वो बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। असंतुलन तो होगा नहीं। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम से बच्चे में स्वनियमन नहीं आ सकता है। निजी वाक, जिसको इनर स्पीच कहते हैं, तो वाइगोत्स्की का ये मानना है कि जो इनर स्पीच है, जो बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्वनियमन के लिए। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की यहाँ पे इसका समर्थन करते हैं, निजी वाक का। ठीक है, निजी वाक यानी कि खुद से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब किसी चीज़ से खेलते हैं वो स्वयं से बात करते हैं, तो दरअसल वो जब स्वयं से बात करते हैं तो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन होता है उनका। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल फिर से अभिकथन और कारण वाला है। अब इसमें कोहलबर्ग के बारे में दिया गया है, तो कोहलबर्ग के ऊपर भी एक डिटेल क्लास आ सकता है, क्योंकि कोहलबर्ग का सिद्धांत भी इतना आसान नहीं है समझना। ठीक है, और कोहलबर्ग, पियाजे, इन सब के वीडियोज़ हैं, आपको सर्च करने पड़ेंगे मेरे चैनल पे। लेकिन अगर आप फिर से नई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। अगला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। यह भी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, इनका जो है नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इस थ्योरी में उनकी एक प्रसिद्ध स्टोरी है हाइंज की दुविधा, और हाइंज की दुविधा के ऊपर चर्चा करते हुए इन्होंने कुल 14 कहानियाँ बनाई थी और इसके ऊपर अलग अलग रिसर्च किए थे। ठीक है, आप देखिएगा, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो हिंदी में तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, चूँकि अभी आप हिंदी के शब्दों को यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप बुक में देखिएगा तो वहाँ पे अलग शब्द मिल सकते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश के वर्ड्स को देखिएगा ना तो आपको सभी जगह सेम मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे थ्योरीज जो हैं उनके इंग्लिश वर्ड आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर में हेल्प मिल जाएगा। और अगर हिंदी शब्द के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं तो हिंदी में शब्दों को अलग अलग जगह बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस कथन को, ये जो कथन है वो सही है और कारण भी सही है, और कारण बिल्कुल इसका समर्थन कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के क्रमिक रूप बताए हैं। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से क्रमिक रूप दिए हैं, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक या परंपरागत। ठीक है, एक वर्ड आप याद रखिएगा, कोहलबर्ग के तीनों चरण को आप याद कर सकते हैं। इसके आगे प्री लगा दीजिए, ये हो गया पहला, कन्वेंशनल दूसरा होता है, फिर इसके आगे पोस्ट लगा दीजिए,
तो ये हो जाएगा तीसरा। तो एक तो प्री, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्टेजेज होते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा सही। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है और हार्वर्ड गार्डनर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बुद्धि के 9 प्रकार हैं। ठीक है, बुद्धि के कुल 9 प्रकार हैं। अभी वर्तमान समय में 9 प्रकार हो गए हैं। पहले इन्होंने 7 प्रकार बताए थे, जिससे बाद में बढ़ा करके 9 प्रकार किया गया है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग बुद्धि के 9 प्रकार हैं। अब यहाँ पे सवाल को समझ लीजिए कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। पहले लोग कहते थे कि बुद्धि एक ही होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, और इन्होंने 9 प्रकार बताए टोटल, इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? अब यहाँ पर इनके जो बहुबुद्धि सिद्धांत हैं और उसके क्या गुण हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं, उन दोनों का मिलान दिया गया है। अब इसमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इनके जो 9 बुद्धि प्रकार हैं, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनके ऊपर भी एक अलग से क्लास आ सकता है हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में, आप उनके नाम को नोट करते चलिए। इनके ऊपर आपको डिटेल क्लास कहीं ना कहीं से देखनी है, चाहे मैं लेके आऊँ या किसी और वीडियो पे आप सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ से आपको इनकी जानकारी हासिल कर लेनी है, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी। ऐसा नहीं कि आप नेट पे गए, सर्च किए और कहीं से भी कुछ भी छाप लिए। प्रमाणिक जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन जितने भी ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर वीडियो ला दिया जाए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, कहीं भी मिसलीडिंग आंसर आपको ना मिले। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है अंतर्व्यक्त। अब देखिए यहाँ पर भी अंतःव्यक्तिक शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड में अब देखिएगा इंट्रापर्सनल है। ठीक है, 2 प्रकार यहाँ पे एक जैसे हैं, एक तो है इंटरपर्सनल, ठीक है, और एक है इंट्रापर्सनल। अब दोनों वर्ड में बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन इनके गुणों में इनके अर्थ में बहुत भारी अंतर है। ठीक है, शब्दों में बहुत कम अंतर है, एक अक्षर यहाँ पे चेंज हो जाता है, ER के जगह पे RA हो जाता है, बट इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है, अपोजिट है, अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? अंतवैयक्तिक, यहाँ पर दे दिया अंतवैयक्तिक, और इंटरपर्सनल जो होता है वो होता है अंतःवैयक्तिक। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में चीज़ों को समझता है, उसको इंटरपर्सनल कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन आपने सुना होगा। और इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब होता है कि अपने अंदर व्यक्ति जब खुद झांकता है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतवैयक्तिक याद दे दिया, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, ये गलत है। ये होगा इंटरपर्सनल, अगर यहाँ पे रहता तब होता। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता इंटरपर्सनल तब ये सही होता, अंतवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल में ये गलत है। दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। अब यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिकल जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत में, उसमें व्यक्ति जो है वो रीजनिंग और मैथ उसका ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा है संगीतमय, ये म्यूजिकल है, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, यानी कि कंपोज कर सकता है व्यक्ति, है ना, कंपोजिशन स्किल इसमें आ गया, वो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये सही मेल है, म्यूजिकल का हो जाएगा परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल। ठीक है, चौथा है स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, ये नेचुरलिस्टिक वाला ये गुण है, स्थानिक वाला नहीं है, स्पेशल का ये गुण नहीं है।
तो यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन सही है, संगीतमय का सही मेल होता है प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम क्या होता है? अधिगम को आप लर्निंग के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन 3 कारणों से हो सकता है। किस किस कारण से हो सकता है? अभ्यास के कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अभ्यास करता है तो हो सकता है कि पहले जो कुछ वो नहीं जानता था अब उसके व्यवहार में वो चीज़ आ गई है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो अभ्यास से एक परिवर्तन हो सकता है ना। और किस चीज़ से परिवर्तन हो सकता है? अनुभव से। अनुभव से जब आप किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो उससे आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है और वो गर्म चीज़ को पकड़ लेना चाहता है और आप उसके सामने बैठे हैं, आप चाहते हैं कि उस बच्चे को उस गर्म वस्तु से बचाएं, नहीं तो उसका हाथ जल सकता है। लेकिन वह बच्चा बहुत जिद मचाए हुए है, बार बार छूने का प्रयास करता है। तो आप क्या करिए कि एक बार उसके हाथ को पकड़ करके हल्का सा उस गर्म वस्तु में लगने दीजिए। तो जब उसको उसकी गर्मी का एहसास होगा वह दोबारा उस वस्तु को नहीं पकड़ेगा। यानी कि अनुभव से उसने यह समझ लिया कि गर्म वस्तु को हमें नहीं पकड़ना है, तो अनुभव से उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया। तो अभ्यास है, अनुभव है। इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तो हम उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। स्कीम्स का मतलब क्या होता है? स्कीमा शब्द एक दिया हुआ है किनका? पियाजे का। जीन पियाजे ने कहा स्कीमा वर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं छवि निर्माण। जब भी छोटा बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसके मन में उसकी एक छवि बन जाती है, इसको स्कीमा कहा जाता है। और धीरे धीरे जब वह चीज़ों को और ज़्यादा बेटर समझता है तो उसके स्कीमा में परिवर्तन होते हैं और ज्ञान का पुनर्गठन होता है। तो ये भी अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। तो आप अधिगम जो है वो सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, इसका समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने किया है, तो ये भी सही कथन है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम जो है वह एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये कथन गलत है। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रादर देन ए प्रोसेस। नहीं, लर्निंग जो है वह एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो अधिगम के बारे में सही नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। समस्या समाधान हम लोगों ने पहले प्रश्न में यहाँ पे इसका डिस्कशन किया था कि अपसारी चिंतन जो है वह समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम उसमें एक बिंदु पे नहीं सोचते हैं बल्कि अनेकों बिंदु पर सोचते हैं। अगला सवाल एक बार फिर से कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, इनसे जुड़े हुए आपको अनेकों सवाल देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन मनोवैज्ञानिकों को, इन शिक्षाविदों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? ठीक है, आत्म केंद्रित को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको भी आप देख लीजिए, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो जब बच्चे पहले स्तर के दूसरे चरण में होते हैं, पहले स्तर के दूसरे चरण का मतलब क्या है? पहला स्तर कौन सा है? मैंने अभी बताया था आपको कि प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपको याद रखना है और उसके आगे प्री लगा देंगे तो ये पहला स्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस हर एक स्तर में 2-2 चरण होते हैं।
ठीक है, तो कुल 6 चरण है और 3 स्तर हैं। तो पहला जो चरण है, पहला जो स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका जो दूसरा चरण होता है ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है। और इसमें बच्चे जो हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। देखिए समावेशी शिक्षा भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें कई सवाल देखने को मिल जाएंगे। एक सवाल तो यहाँ पे डिस्कस हो चुका है इसके पहले, दूसरा सवाल फिर से समावेशी शिक्षा से आ गया है। कह रहा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी सही कथन लग रहा है। अगले सवाल को देख लेते हैं, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को, रूढ़ियाँ जहाँ आ गई यानी कि जो हम पहले से संकीर्ण सोच रख रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, ये तो बिल्कुल समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। विभाजित करना, वर्गीकरण करना, अलगाव करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट चले जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो इनको कभी भी आप सही मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला विकल्प सही है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये समावेशन को बढ़ावा देता है। अगला सवाल लेंगे, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? प्रतिपुष्टि क्या होता है? प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक, जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं फिर आप उससे फीडबैक लेते हैं कि मैंने जो आपको सिखाया वो आपको कैसा लगा। ठीक है, फिर वो जो कुछ बताता है वो फीडबैक कहलाता है। प्रतिपुष्टि उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन उसका इंग्लिश हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपको इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अभी देखिए इंग्लिश वर्ड में यहाँ मिल जाएगा इफेक्टिव फीडबैक, है ना, उपयोगी प्रतिपुष्टि। यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ये पहला विकल्प कह रहा है कि केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कार्य के अंत में ही फीडबैक लें। अगर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि मैंने आपको 16 प्रश्न आपको समझाए, अभी तक 15 प्रश्न समझा दिए इसके पहले, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये हम यहाँ बीच में ही फीडबैक मांग ले रहे हैं। ठीक है, तो केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है ऐसा जरूरी नहीं है। यह व्यापक और सामान्य होता है। तो ये व्यापक और सामान्य नहीं होता है क्योंकि फीडबैक जो है वो एक फॉर्मल चीज़ है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती हैं। यह केवल परिणामों पर ही केंद्रित नहीं होती हैं, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ये बिल्कुल सटीक है कि सामयिक क्या होता है? टाइमली एंड स्पेसिफिक। ठीक है, फीडबैक सामयिक होता है और विशिष्ट भी होती है साथ साथ। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को एट ए टाइम आप फीडबैक मांग ले रहे हैं, किसी चीज़ को आप करके दिखा रहे हैं और सामने वाले से फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है, तो टाइमली है। बीच में भी आप मांग सकते हैं, काम खत्म होने के बाद भी मांग सकते हैं फीडबैक, तो टाइमली है। और स्पेसिफिक भी है, किसी खास पॉइंट के ऊपर। जैसे कि मैं इस सवाल को भी समझा रहा हूँ तो इस सवाल पे आपको कैसा लग रहा है मेरे समझाने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक आइडिया। ठीक है, तो स्पेसिफिक ये फीडबैक हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 17वां सवाल है समीपस्थ सिद्धांत कहता है। देखिए ZPD आ गया यहाँ पर, और ये भी क्या है आपका शारीरिक विकास से संबंध है। समीपस्थ सिद्धांत, ये इंग्लिश में देखिए प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। अब देखिए जब मानव का विकास होता है तो विकास के सिद्धांतों में जो शारीरिक विकास का सिद्धांत है उसके 2 सिद्धांत हैं। एक है समीपस्थ विकास सिद्धांत और दूसरा है शीर्ष पाद पुच्छीय सिद्धांत। शीर्ष पाद पुच्छीय सिद्धांत, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? शीर्ष पाद पुच्छीय सिद्धांत कहता है कि मानव का जब भ्रूण अवस्था में
प्रादुर्भाव होता है, उसका जन्म होता है, तो पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का विकास होता है। पहले सिर बनता है, उसके बाद फिर बाकी के शरीर के अंग बनने शुरू होते हैं। तो ये कहलाता है शीर्षपाद पुच्छीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है समीपस्थ सिद्धांत, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले केंद्र में वृद्धि होती है, उसके बाद किनारे में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि अंग जो हैं हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अंग जो है वो मानव के जो अंग हैं वह हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ये पहला ऑप्शन ही सही है। विकास सिर से पांव तक होता है, ये दूसरा सिद्धांत जो मैंने अभी बताया उसके संबंध में है। और भाषा से संबंधित ये नहीं है, गतिक कौशलों से संबंधित भी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 18वां सवाल एक बार फिर से अभिकथन और कारण पे आधारित है, समझते हैं इसको। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। चलिए ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं और ये निश्चित रूप से अभिकथन का समर्थन भी कर रहा है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और ये दिया भी गया है। एनसीएफ में आप लोगों ने देखा है, एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसमें इसकी चर्चा की गई है। विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। जब बच्चे ये देखते हैं कि मैं जिस विद्यालय में जा रहा हूँ वहाँ मेरी संस्कृति की कद्र हो रही है, तो वह चीज़ों को सीखना शुरू करता है। ठीक है, सीखना उसके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? और देखिए मूल्यांकन से ये सवाल आ गया। मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला 4 सम डाई का। 4 सम डाई क्या कहलाता है? 4 से फॉर्मेटिव, सम से सम्मेटिव, डाई से डायग्नोस्टिक। ठीक है, रचनात्मक आकलन, ठीक है, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। तो आकलन के मूल्यांकन के 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, आकलन अब यहाँ पे कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए कुछ ऑप्शन जो होंगे वो आप आसानी से उसको काट सकते हैं, गलत आपको लगेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन में ये नहीं आता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि अभी आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीटेट के सीडीपी सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी के दौरान मैंने जो जो टॉपिक आपको डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने जीन पियाजे के बारे में एक बात बताई थी। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? आपको याद होगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो मैंने जो अभी टॉपिक पढ़ाया, मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया मैंने। तो ये कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि जो पढ़ाई हो रही है उससे संबंधित प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो पढ़ाई के बीच में होगी, पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम वर्कशीट दे देंगे बच्चों को बनाने के लिए, वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि। अग्रगामी प्रतिपुष्टि क्या होगा? अग्रगामी पुष्टि मतलब पहले से ही
हम फीडबैक देते हैं बच्चों को। एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो ये अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए नहीं होता है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड को के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये सही है, क्योंकि मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अकॉर्डिंग छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। हम देखते हैं जब हम क्वेश्चन किए कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। अब जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो वहाँ पे स्पष्ट पता चल जाएगा, अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं और जो पढ़ाया गया है उसमें से 40 बच्चों ने सही सही जवाब दे दिया, 10 बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि 10 बच्चे जो है वो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब फिर उसके लिए टीचर को क्या करना होता है, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होती है। तो ये सारा रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य, ये आपका आ गया अधिगम अशक्तता वाला सवाल। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हिंदी में कहीं कहीं पे डिसलेक्सिया लिखा हुआ रहता है, कहीं पठन वैकल्य लिख दिया हुआ रहता है, कहीं कुछ लिख दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब आप इंग्लिश देखिएगा तो वहाँ पे डिसलेक्सिया ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। लिखा हुआ रहेगा वाज, तो उसको दिखेगा सॉ, ठीक है। डी को वो लिखेंगे बी, बी को लिखेंगे डी। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे में है तो ये माना जाता है कि उसको डिसलेक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। तो इसका सही ऑप्शन आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। पठन वैकल्य, पढ़ने में उनको समस्या हो रही है, लिखा हुआ रहेगा सा तो पढ़ देंगे वाज, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है ऐसे बच्चों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? यानी कि हम किस तरह के प्रश्न पूछें कि बच्चों की जानकारी का हम अच्छे से असेसमेंट कर सकें, ठीक है, इवेल्युएशन कर सकें। पहला कहता है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, ये तो फैक्चुअल नॉलेज आ जाएगा उसमें, है ना। फैक्चुअल नॉलेज से हमें उसकी जानकारी उतना डीपली पता नहीं चलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ठीक है। तो जब हम व्यक्तिगत राय वाले प्रश्न पूछेंगे तो वो अपने बारे में, फिर उनका इंसाइट हमें पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं, उनकी समझ क्या है, ठीक है, उनका नज़रिया क्या, उनकी ओपिनियन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे कि बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। अब यहाँ पे देखिए, बाध्यता और अक्षमता हिंदी में आपको एक जैसा ही लगेगा, जब आप इंग्लिश वाले वर्ड को देखिएगा, इम्पेयरमेंट एंड डिजेबिलिटी, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर जाइएगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये बायोलॉजिकल होता है, जबकि डिजेबिलिटी क्या होता है, ये फंक्शनल होता है, ठीक है। इसको याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि जब किसी इम्पेयरमेंट की बात हम लोग करते हैं, बाध्यता की बात करते हैं, तो वह जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर से जन्म के टाइम से अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, गूंगा हो सकता है ना, या फिर विकलांग हो सकता है। अब तो विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग कर दिया गया है, तो वो जैविक है, बायोलॉजिकल है। और अक्षमता जो है वो कार्यात्मक है। अक्षमता का मतलब क्या है, वह किसी फंक्शन को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कोई बच्चा है, देखने में बिल्कुल ठीक है, उसके सारे
शारीरिक के जितने भी अंग हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब उसको पढ़ने की बारी आती है तो वहाँ पे वो क्या होता है कि थोड़ा सा पिछड़ जाता है। तो दैट मीन्स वो फंक्शनल उसमें डिजेबिलिटी है, वो कार्य को अच्छे से संपादित नहीं कर पा रहा है, प्रोसेसिंग सिस्टम में उसकी गड़बड़ी है, तो वो अक्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। देखिए, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। संज्ञान और संवेग वाला चैप्टर है जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये भी सही कथन नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये भी गलत कथन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट दिए गए हैं। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, ये पेपर फर्स्ट है तो 1 to 5 के बच्चों का टारगेट यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर आप पेपर 2 दीजिएगा तो वहाँ पे 6 to 8 हायर क्लासेस के बच्चे टारगेट में रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड, किस तरह से फैसिलिटेटेड होता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ये सही है। ठोस उदाहरण का मतलब क्या होता है, ठोस उदाहरण कंक्रीट एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ठोस उदाहरण जिसको हम एज इट इज़ वहाँ पे बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चे उसको हाथ में लेकर के देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो कंक्रीट एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। और जो भावनाएं हैं जिसे हम केवल सुन सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहलाती हैं। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसके लिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देने होंगे, ये हमारे प्राथमिक कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये केवल भाषा के लिए नहीं है बल्कि सारे विषयों पे लागू होता है। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं, ये हमारा शिक्षण सिद्धांत ही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा में कोई भी व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है, और बाह्य अभिप्रेरणा में जब बाहर से उसे ठेस लगती है, बाहर से धक्का लगता है या बाहर से किसी तरह से उसे प्रोत्साहित किया जाता है, तब वो कार्य करता है। अब यहाँ पे विकल्पों को पढ़िए। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, तो जब बाहरी पुरस्कारों से कोई अभिप्रेरणा आएगी तो वह कहलाएगी बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये सही है। क्योंकि जब आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें खुद आपको आनंद आए, आनंद की अनुभूति हो, इसका मतलब है कि आप उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं। ठीक है, आपको किसी से बाहर से कोई मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से जो अभिप्रेरणा आएगी वह भी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से जो अभिप्रेरणा आ जाए वह भी बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, पुरस्कार, प्रतिस्पर्धा, भय, इनसे अगर कोई भी प्रेरणा किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को मिलती है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, जबकि सेल्फ मोटिवेशन जो है वह स्वयं के कार्यों से जो आनंद की अनुभूति होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। अब यहाँ देखिए आलंबन इस शब्द का यूज किया गया है। इसके पहले के क्वेश्चंस में आप देखिएगा तो अलग अलग इसके शब्द लिए गए हैं, पाड़, सहयोग, सहायता, मदद, ठीक है। और इंग्लिश में देखिएगा तो सब जगह आपको मिलेगा एक शब्द स्कैफोल्डिंग। यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन आलंबन के उदाहरण है, यानी कि कौन बच्चे को सहयोग देने के उद्देश्य से यहाँ पर किया गया चीज है। बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। अब इसमें से कौन कौन से विकल्प आ जाएंगे स्कैफोल्डिंग में, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखिए बोल कर सोचो, बोल कर सोचो मतलब बोलने के बाद सोचेंगे तो वह एक तरह से स्कैफोल्डिंग होगा। संकेत और इशारे, अगर आप किसी कार्य में संकेत और इशारों के द्वारा किसी का सहायता कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, इसका मतलब आप उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चेस कोई खेल रहा है और कोई एक प्यादा है जिसे आपने इशारे से बता दिया कि इसको इस पोजीशन पे रख दो, सामने वाले का राजा फंस जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो स्कैफोल्डिंग हो गई। प्रश्न, तो प्रश्न भी स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रश्न के द्वारा भी हम, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से और बच्चा उसका आंसर नहीं जानता है, आप उसके आंसर को लाने के लिए कुछ और प्रश्न ऐसे पूछते हैं, कुछ ऐसे सरल प्रश्न पूछते हैं जो उस प्रश्न से रिलेटेड होते हैं और उस वैसे प्रश्नों के उत्तर दे दे करके वह मेन प्रश्न के उत्तर दे देता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये तो बिल्कुल स्कैफोल्डिंग है। आपने आधा सवाल हल कर दिया, बता दिया कि आधे सवाल को तुम खुद से हल कर लो, वो भी स्कैफोल्डिंग हो गया। रट कर दोहराओ, ये स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत नहीं आता है रटना, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों विकल्प किस में है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप दूराभिमुख यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल है, ये सही है। पहले सकल पेशीय कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, इसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है, दैट मीन्स समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। अब यहाँ पर देखिए फिर से जीन पियाजे का सवाल आ गया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डिसेंटरिंग, विकेंद्रन जिसको हिंदी में कहते हैं। डिसेंटरिंग इंग्लिश में बोला जाता है, विकेंद्रन हिंदी में बोली जाती है। तो विकेंद्रन जो है यह मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करने वाली थ्योरी है। अगला सवाल है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर देखिए इसके हिंदी नाम को भी बदल दिया गया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज को यहाँ पे पूर्व चलन अवस्था दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी वाले शब्दों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, इंग्लिश वाले शब्द जो टर्म वाले शब्द हैं आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखना है और उनके जो भी फीचर्स हैं उसको अच्छे से समझना है। आखिरी सवाल है सीडीपी का, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। रचनावादी सिद्धांत में ये निष्क्रिय बात नहीं आती है,
शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, लेक्चर मेथड को ये सपोर्ट नहीं करता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, रिपीटिशन और लर्निंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प ही सही होगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आज के इस क्लास में आपने CDP सेक्शन को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके दूसरे पार्ट में हम EVS फिर मैथमेटिक्स इसी तरह से सारे सेक्शन को मैं कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। बने रहेंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।